नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो का नाम रेखा और कोण। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय रेखा और कोण भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय की हम लोग भूमिका और साथ ही साथ पूरक कोण और संपूर्ण कोण एवं आसन कोण क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर 3 किस्म की आकृतियां नजर आ रही है। हम किसी भी आकार की आकृति में विभिन्न रेखाएं, रेखाखंड एवं कोणों की पहचान कर सकते हैं। इन दी हुई आकृति में विभिन्न रेखाखंड हैं एवं कोण हैं जिनकी पहचान कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आकृति 1 और आकृति 2 और आकृति 3 में कई रेखाखंड एवं कोण हैं। इसमें से कुछ न्यून कोण नजर आ रहे हैं, कुछ समकोण आ रहे हैं, कुछ अधिक कोण या कुछ सरल कोण हैं। हम जानते हैं कि एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। यदि हम इन 2 बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप में बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, परंतु किरण का एक अंत बिंदु होता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 तरीके की रेखाएं हैं, जिसमें से पहली रेखा x और y है, जिसमें x एक बिंदु से शुरू होकर एक बिंदु y पे खत्म हो रही है रेखा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि xy क्या है, एक रेखाखंड है और x और y रेखाखंड के 2 अंत बिंदु हैं। इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे कि यहाँ पे हमें नजर आया xy और एक रेखाखंड है, तो उसके ऊपर एक बिंदु xy के ऊपर। दूसरी आकृति में xy एक किरण है, जिसमें x किरण xy का प्रारंभिक बिंदु है। किरण की एक छोर को अपरिमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसे हम xy के ऊपर एक रेखा के तौर पे दर्शाएंगे कुछ इस प्रकार दोस्तों। तीसरी रेखा xy, ये भी एक रेखा है। अब इसमें xy जो है वो एक रेखा है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों ही बिंदुओं का अपनी अपनी दिशा पे अपरिमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसे एक्स वाई और जिस तरीके की रेखा बनी हुई है उस तरीके का सिंबल उसके ऊपर लगा के हम उसको उस तरीके से दर्शा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो दोस्तों, पूरक कोण को अंग्रेजी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, पूरक कोण होता क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 2 कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह परस्पर पूरक या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। कि दोस्तों, अर्थ है किसी कोण के पूरक कोण की माप 90 डिग्री दिए गए माप की होती है। आइए दोस्तों, आकृति से इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमें 4 आकृति दी हुई है, जिसमें आकृति 1 और 2 तथा आकृति 3 और 4 परस्पर पूरक कोण है, जहाँ आकृति 1 और आकृति 2 में जो कोण M है वो कितना है, 40 डिग्री, और कोण Q कितना है, 50 डिग्री, तथा आकृति तीसरी और आकृति चौथी में कोण B जो है तीसरी में 70 डिग्री है, और चौथी आकृति में कोण O जो है वो 20 डिग्री है। तो दोस्तों, जब हम आकृति 1 और आकृति 2 के कोण M और कोण Q का योग करेंगे तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार हम आकृति तीसरे और चौथे की जब हम लोग कोण B और कोण O को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। दोस्तों, यहाँ से हमने इस तरीके के पूरक कोण को सीख लिया। आइए अब बात करते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि होते क्या है।
इसमें दिया हुआ है कि यदि दो कोण की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। आइए यहाँ पे हमें कुछ आकृति दी हुई है। इन आकृति में प्रत्येक युग्म में कोणों के मापों का योग जो है वो 180 डिग्री है। ऐसे दो कोण जिसके मापों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसे हम संपूरक या ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम वाले कोणों को अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं, ये सारे क्या हैं, हमें अधिक कोण को दर्शा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि आकृति 1 और आकृति 2 में जो योगफल है वो 180 डिग्री से अधिक है। स्पष्ट है कि अधिक कोणों का योग कभी भी संपूरक नहीं हो सकता। अतः एक अधिक कोण को संपूरक का एक न्यून कोण हो सकता है। दूसरा, दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। तीसरा, जो हमें याद रखना है कि दो समकोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसन कोण की। आसन कोण को अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके की आकृति है, जिसमें एक किताब बनी हुई है और दूसरी आकृति में एक पहिया बना हुआ है। तो जब हम एक पुस्तक को खोलते हैं तो विभिन्न पृष्ठों से बनने वाले कोण एक दूसरे के आसन कोण होते हैं। ओके दोस्तों, दूसरी आकृति में लिखा है कि पहिए के चित्र में प्रत्येक संलग्न कोण एक दूसरे के आसन कोण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो कोण आसन कोण होंगे। दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक होगा। दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वह भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के बाई एवं दाई ओर होती है। ओके दोस्तों, आइए अब यहाँ पे हमें एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में जो एंगल NOM है और एंगल MOL है, उन दोनों में ही OM क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु क्या है, O है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण NOM और MOL एक आसन कोण है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार है। इस आकृति में ROQ और ROP में दोनों कोण के शीर्ष बिंदु क्या है, O है। और जो भुजा OR है वो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ जो OQ भुजा है और OP भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर है। इस कारण ROQ और ROP जो है क्या होंगे, आसन कोण कहलाएंगे। ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेखिक युग्म की, जिसको अंग्रेजी में लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नीचे कुछ आकृति दी हुई है। आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3। इन आकृति 1, 2, 3 में प्रत्येक आसन कोण का शीर्ष बिंदु क्या है, O है। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, OB है। तीनों में ही अन्य भुजाओं की स्थिति भिन्न है, लेकिन केवल आकृति तीसरे में जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकृति 1 और आकृति 2 रैखिक युग्म नहीं है, जबकि आकृति तीसरी जो है वो एक रैखिक युग्म है। अतः एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोण का युग्म होता है जिसकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 63 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण की माप कितने अंश की है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा 90 डिग्री में से 63 डिग्री को माइनस करना है और हमारे पास उत्तर आ गया 27 डिग्री। दूसरा, 110 डिग्री कोण में से प्रत्येक का संपूरक कोण कीजिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, संपूरक कोण। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूरक कोण के लिए 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा 110 डिग्री को
तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं जो कि बहुत अच्छा है और एग्जाम के माध्यम से बहुत आने के चांसेस हैं। आकृति में जो है ए बी एक सरल रेखा है। यदि एंगल AOC 65 डिग्री है और एंगल BOD 35 डिग्री है और एंगल COD x डिग्री है, तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, कोण BOD और कोण DOA, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है, दोनों ही एक ही लाइन पे स्थित है। एंगल BOD का मान है 35 डिग्री, एंगल DOA का मान है, हमें पता नहीं है, DOA के अंदर 65 डिग्री भी है और x डिग्री भी है, और इन दोनों का ही सम क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, समपूरक कोण बना रहे हैं। तो इसीलिए एंगल BOD की जगह, इसीलिए हम लोग एंगल DOA को क्या लिख सकते हैं, एंगल COD प्लस एंगल AOC। बात तो एक ही है, क्योंकि एंगल DOA के अंदर ही तो ये दोनों कोण आ रहे हैं, एंगल DOC और एंगल COA। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के मान अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमारे पास आया एंगल COD की जगह एंगल्स। तो दोस्तों अब हमने 180 डिग्री वाली जो समीकरण थी उसके अंदर इन मानों को रख दिया। 180 डिग्री बराबर एंगल COD जमा एंगल AOC, किसकी जगह रखा है दोनों कोण को, एंगल DOA की जगह, जमा एंगल BOD। अब हमने अगले पड़ाव में इनके मान रखे, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल COD की जगह क्या आ गया, x डिग्री, क्योंकि प्रश्न में हमें एंगल COD का मान दिया हुआ है x डिग्री और एंगल AOC का मान दिया हुआ है 65 डिग्री, और एंगल BOD का मान तो हमें पता ही था कि वो कितना था, 35 डिग्री। इन दोनों ही हमने डिग्री को हल किया, यानी जमा किया, 65 डिग्री जमा 35 डिग्री, तो हमारे पास आया 120 डिग्री। x डिग्री को हम जमा नहीं कर सकते, इसलिए हमने अलग लिख रखा है। 180 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री जमा 120 डिग्री, तो हमारे पास क्या आया, 120 को हम x के उस साइड लेके गए, तो प्लस का 120 डिग्री क्या हो गया, माइनस का 120 हुआ, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस हुआ, तो x का मान आया 80 डिग्री। तो यहाँ से हमने x का मान निकालना सीख लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस अध्याय की भूमिका, पूरक कोण और संपूरक कोण एवं आसन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अंत में रैखिक युग्म क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करी, और उसके आधार पे एक प्रश्न को, एक उदाहरण को हल भी किया। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग रैखिक युग्म के ऊपर और प्रश्नों को पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक छेड़ी रेखा, समांतर रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।